बच्चों जय श्री कृष्णा। आज हम जीव विज्ञान का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। नर और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना विकास, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर पढ़नी है हमको और डेवलपमेंट पढ़ना है। इसके पहले के अध्याय में हमने आवर्ती बीजी पादपों में जनन का अध्ययन किया था। उसमें देखा था हमने जनन की कौन कौन सी विधियां थी, उन सभी विधियों को अपन ने डीपली पढ़ा है। और वहाँ बात हुई थी हमारी कि पुष्प क्या है, तो हमने कहा था पुष्प एक रूपांतरित परो है और जो जननांग का काम करता है। इसको एक नाम और दिया गया है बीजाणु पर्णधारी परो। आपको बताऊं मैं बीजाणु पर्णधारी परो क्यों कहते हैं। इसका कारण है कि जो पुष्प का जो पुष्प ग्रंथ होता है उसके शीर्ष पर अनेक पर और परवसंधियां पास पास में संघनित रूप में आ जाती है और उन परवसंधियों के ऊपर बंदे और उर्वरक यानी फर्टाइल दो प्रकार के चक्र पाए जाते हैं। बाह्य दल ये बंदे हैं और पुंकेसर स्त्री केसर कैसे हैं, फर्टाइल उर्वरक। इसी कारण से इसको क्या नाम दिया गया, बीजाणु पर्णधारी परो भी कहा गया है। अब आज हम इस नर और मादा युग्मकोद्भिद वाले जो पाठ है हमारा, उसमें पहले हम नर युग्मकोद्भिद की संरचना का वर्णन करेंगे। नर युग्मकोद्भिद की संरचना का हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। नर युग्मकोद्भिद है क्या, पुंकेसर, जो कि नरजन्नांग पुष्प का। ये पुंकेसर 3 भागों से मिलकर बना होता है। 3 भाग कौन कौन से इसके, एक पुंकेसर जो बाहर से दिखता है वो है, ये इसका पूतंतु है फिलामेंट, ये इसकी योजी कनेक्टिव है और ये इसका पराग कोश यानी पोलन शेक है। इसी पराग कोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। अब हम जब परागकणों के निर्माण की जो वर्णन करते हैं उसको पढ़ाई करते हैं, उसके पहले हम इस परागकोश की संरचना का वर्णन करते हैं कि परागकोश की संरचना कैसी होगी। तो परागकोश एक पुष्पवंत के ऊपर एक फूली हुई सी संरचना है जिसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है। इस परागकोश के जो बाहरी परत होती है, ये परागकोश, इस परागकोश की जो बाहरी भित्ति एपिडर्मिस बाह्य त्वचा है, इस बाह्य त्वचा में कुछ कोशिकाएं अनियमित आकार से वृद्धि कर लेती है और वो आकार में बढ़ी जाती है। उनको हाइपोडर्मल सेल्स कहते हैं। अर्ध स्तर त्वचक या अर्ध स्वतक सेल्स भी कहते हैं, हाइपोडर्मल बोलते हैं कोशिकाओं को। इस परागकोश की संरचना पढ़ने से पहले इस परागकोश के बारे में थोड़ी सी और डिटेल बात करते हैं कि आवर्ती बीजी पादपों में जो परागकोश होता है वो द्विपालित होता है, मिड 2 पालियों से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक पाली कितनी पालियों से मिलकर बना होता है, ये 2 पालियों से, 2 पालियों से मिलकर के ये परागकोश बना होता है। और प्रत्येक पाली में 2 परागपुट पाए जाते हैं। प्रत्येक पाली में 2 परागपुट होते हैं। परागपुट बोलो तो प्रकोष्ठ कह दो, लघु बीजाणुधानी कह दो, चेम्बर्स कह दो, तो 2 होते हैं एक पाली में। तो टोटल कितने होंगे, 4 परागपुट यानी 4 लघु बीजाणुधानियां। बच्चों लघु बीजाणु को परागकण कहते हैं और धानी का मतलब चेम्बर, यानी 4 लघु बीजाणुधानियां यानी 4 परागपुट एक परागकोश के अंदर देखने को मिलता है। आपको ये कैसा दिखाई देगा वो बताता हूँ मैं आपको। इसके अनुप्रस्थ काट के बताता हूँ मैं आपको एक परागकोश की। जैसे आपने भिंडी देखी है, लेडी फिंगर, अगर उसको हम अनुप्रस्थ रूप से काट दें ऊपर से तो 4 अपन को उसमें चेम्बर नजर आएंगे। किस प्रकार से देखिएगा, एक परागकोश का मैं अनुप्रस्थ काट ले रहा हूँ तो उसके अंदर आपको कैसा दिखाई देता है, ये चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस प्रकार से आपको उसके अंदर दिखाई देगा। लघु बीजाणुधानियां यानी परागपुट किस प्रकार से आपको उसके अंदर दिखाई देंगे। इस प्रकार से
ये जो है जिनमें परागकणों का निर्माण होगा, तो ये तो परागकोश की बाह्य त्वचा हो गई जिसको सुरक्षा दे रही है, और ये इसके अंदर क्या है, परागपुट यानी लघु बीजाणु धानियां हैं। तो एक पाली में कितनी है, 2, तो 2 पाली में कितनी हो गई, 4। लुक लाइक देम टू लेडी फिंगर्स, जैसे उसकी अनुप्रस्थ काटी और उसमें सबको एक दिख रही हो। तो इन लघु बीजाणु धानियों में किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का, मतलब परागकणों का निर्माण होता है। अब हम आगे बात करें इसकी कि किस प्रकार से निर्माण होता है। तो इस परागकोश की जो बाह्य भित्ति है, बाह्य सतह है, इस परागकोश की जो बाह्य सतह है, इस बाह्य सतह में कुछ कोशिकाएं जिनको हाइपोडर्मल सेल्स बोलते हैं अपन, लघु बीजाणु धानी की बाह्य कोशिकाएं होती है। उनके अंदर कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है। उन आकार में बड़ी कोशिकाओं को बोलते हैं प्रपशु कोशिकाएं। प्रपशु कोशिकाएं कहेंगे इनको आर्चीस्पोरियल कोशिकाएं भी हम कह सकते हैं। किसकी होती है, लघु बीजाणु धानी, जो कि हमारे लघु बीजाणु धानी, जिसको हम परागपुट भी कहते हैं। अभी हमने देखे थे 4 परागपुट थे। इन लघु बीजाणु धानी की अंदर जो बाहरी सतह है उसकी कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है और वो किसका निर्माण करती है, प्रपुष्प कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। अब ये प्रपुष्प कोशिकाएं जो होती है इनको आर्चीस्पोरियल सेल्स भी कहते हैं। इनमें क्या होता है बच्चों, परिमित विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है, परिणत विभाजन होता है। और इनके परिणत विभाजन होने से 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। एक तो बनती है प्राथमिक भित्ति कोशिका। कौन सी बनती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका बनती है। एक तो बनती है प्राथमिक भित्ति कोशिका। वापस सुने, लघु बीजाणु धानी यानी परागपुट में कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से कुछ बड़ी हो जाती है आकार में, और ऐसी कोशिकाओं को अपन जो है प्रपुष्प कोशिकाएं कह देते हैं। और इन प्रपुष्प कोशिकाओं के अंदर एक विभाजन होता है। कैसा होता है, परिमित प्रकार का विभाजन यहाँ पर देखने को पड़ता है। परिमित विभाजन, परिणत विभाजन इनमें होता है। और इस परिणत विभाजन से 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। एक तो प्राथमिक भित्ति कोशिका बनती है और एक प्राथमिक बीजाणु कोशिका बनती है। प्राथमिक बीजाणु कोशिका, ये 2 तरह की कोशिकाएं बनती है प्रपुष्प कोशिका से। प्रपुष्प कोशिका बनती है लघु बीजाणु धानी की हाइपोडर्मल सेल्स से आपकी प्रपुष्प कोशिका बनेगी और उसमें परिणत विभाजन होगा और उसके कारण प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणु कोशिका बन जाएगी। अब बात करें जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है ये किसके ऊपर है, परागकोश के ऊपर है। और ये प्राथमिक बीजाणु कोशिका जो कि इन भित्तियों के अंदर कवर्ड होती है। तो अब हम सबसे पहले इस प्राथमिक भित्ति कोशिका की बात करते हैं कि एक जो परागकोश होता है उसके ऊपर कौन कौन सी स्तर या लेयर पाए जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। 4 भित्तियां होती है, 4 परतें होती है। देखिए इसमें कौन कौन सी 4 परतें होती है उनकी बात करते हैं अपन एक एक को लेकर के कि किस किस प्रकार की इसमें। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका, प्राथमिक भित्ति कोशिका की बात कर रहे हैं अपन कि प्राथमिक भित्ति कोशिका से कौन कौन सी जो लेयर्स होती है वो बनती है। तो सबसे पहले बनती है बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, परागकोश की सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचा कहलाएगी। अब इस बाह्य त्वचा में क्या काम है इसका, परागकोश को सुरक्षा प्रदान करना। एक स्तरीय होती है और बाहर से ये लगी होती है। इसके बाद होती है नंबर 2 अंतःस्थिसियम, स्थिसियम, अंतःस्थिसियम दूसरी परत है ये हमारी। परागकोश की पहली परत कौन सी है, बाह्य त्वचा, दूसरी कौन सी है, अंतःस्थिसियम, और तीसरी कौन सी है, तीसरी जो होती है मध्य परतें, मध्य परतें, और चौथी कौन सी होती है, टेपिटम, टेपिटम, जिसको अपन एक नाम बोल पोषक भी कहते हैं। तो टेपिटम चौथा स्तर। इस प्रकार से 4 स्तर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब मैं इन चारों स्तरों को आपके सामने बना के बताता हूँ बोर्ड पर किस प्रकार से। देखो एक डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर अपन इन परागकोश की भित्तियों को प्रकट करने वाले हैं। देखिए ये है हमारे परागपुट, ठीक है, ये परागपुट जिनको अपन लघु बीजाणु धानियां भी कहते हैं। 2 पालियां हैं, प्रत्येक पाली में 2 होने के कारण 4 परागपुट हैं, ठीक है।
अब इसके अंदर अपन इन चारों लेयर्स का वर्णन करते हैं। तो मैं सबसे पहले आंतरिक परत कौन सी होगी, टेपिटम। बाहर से अंदर चलते हैं तो बाहर ये सेकंड, थर्ड, थ्री, फोर्थ। तो फोर्थ का मतलब सबसे आंतरिक परत, ये सबसे आंतरिक परत बनाई मैंने सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये सबसे आंतरिक परत हुई हमारी, जो बीजाणु ऊतकों को घेरे हुए है। क्योंकि अंदर की तरफ कौन है, प्राथमिक बीजाणु कोशिका है, इसमें परागकण बनेंगे। तो ये जो हमारी सबसे आंतरिक परत है वो कौन सी, टेपिटम वाली है। उसको मैं डॉटेड से शो कर देता हूं। चलो इसके बाद बात करें अपन, इसके ऊपर कौन सी आएगी, मध्य परतें, जो 1 से 3 लेयर की हो सकती है। ये मध्य परत चल रही है। ये अब इसको तो अलग से शो कर देते हैं इस प्रकार से। ये हमारी मध्य परत हो गई। सबसे अंदर की ओर कौन है, टेपिटम, ये टेपिटम वाला भाग। अब इसके ऊपर मध्य परत। मध्य परत के बाद कौन आएगी, अंतःस्थिसियम, एंडोथीसियम भी बोलेंगे इसको। एंडोथीसियम, अंतःस्थिसियम कौन सी परत है, ऊपर से सेकंड और अंदर से भी सेकंड। ये हमारी अगली परत हो गई। अब सबसे बाहरी परत की बात करते हैं अपन, कौन सी है, बाह्य त्वचा। ये बाह्य त्वचा होगी। अब यहां बात करते हैं, योजी ऊतक है, कनेक्टिव यहां पर जुड़ा होता है, योजी ऊतक रहेगा यहां पर। अब मैं इसके अंदर की बात करूं तो ये अंदर जो है टेपिटम के अंदर, ये टेपिटम किसको घेरे हुए है, बीजाणु ऊतक को घेरे हुए हैं। इसमें बीजाणु ऊतक कोशिकाएं पाई जाती है यहाँ पर। और इन्हीं बीजाणु ऊतक कोशिकाओं से किसका निर्माण हो जाएगा, लघु बीजाणु यानी परागकणों का। अब इसको नामांकित करते हैं अपन किस प्रकार से, देखो सबसे बाहर की ओर ये वाली परत, ये क्या है, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा, हम परागकोश की भित्तियों का वर्णन कर रहे हैं कि परागकोश पर 4 भित्तियां होती है, बाहर से अंदर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले बाह्य त्वचा आएगी, एपिडर्मिस। उसके बाद में ये वाली बाह्य त्वचा होगी, उसके बाद में जो सेकेंडरी है, ये दूसरे वाली, ये हो जाएगी आपकी अंतःस्थिसियम। अंतःस्थिसियम ये सेकंड होगी। थर्ड की बात करें हम यहाँ पर तो ये होगी मध्य परतें, मध्य परतें। और लास्ट की बात करें तो होता है टेपिटम, टेपिटम। इस प्रकार से ये 4 परतें, इसके ऊपर परागकोश की भित्ति में ये 4 स्तर देखने को मिलते हैं। अब ये 4 स्तर कौन कौन से हैं, ये एकल परत होती है, ये इसके जस्ट नीचे होती है। इसकी बात करें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अंतःस्थिसियम और टेपिटम। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाह्य त्वचा का काम तो केवल सुरक्षा देना हो रहा है, एकल परत है। अंतःस्थिसियम जो है, इसकी जो सेल्स होती है, इन सेल्स की आंतरिक सतह पर अल्फा सेलुलोज जमा होता है। और उस अल्फा सेलुलोज के जमा होने के कारण वहां पर रेशेदार यू आकार की रेशेदार पट्टियां बन जाती है। यूज क्या है कि इस अल्फा सेलुलोज के कारण इन कोशिकाओं की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, आर्द्रताग्राही। अंतःस्थिसियम की जो कोशिकाएं हैं, जिनके आंतरिक सतह के ऊपर स्पर्श जो रेखा होती है उनकी, उसके ऊपर अल्फा सेलुलोज जमा होता है। और उस अल्फा सेलुलोज जमने के कारण यू आकार की पट्टियां बन जाती है उसमें, और प्रकृति कैसी हो जाती है, आर्द्रताग्राही। तो जैसे ही शुष्कता आती है वातावरण में, वातावरण क्या होता है, शुष्क होता है, वैसे उनमें तनाव या खिंचाव उत्पन्न होता है। किसके, परागकोश के अंदर, इस सेकंड वाली लेयर में। और जब तनाव या खिंचाव उत्पन्न होता है तो परागकोश क्या होता है, स्फटित हो जाता है, फट जाता है और परागकण बिखर जाते हैं। किस प्रकार से बिखर जाते हैं मैं आपको बताऊं। एक फटे हुए परागकोश का आपको डायग्राम बताता हूं कि जब ये परिपक्व हो जाएगा परागकोश, इसके अंदर लघु बीजाणु परागकण बन जाएंगे, तब ये फटेगा। फटने का जिम्मेदार कौन होगा, अंतःस्थिसियम। मध्य जो परतें होती है ये अल्पकालिक होती है, 1 से 3 परतें होती है। टेपिटम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये परिवर्धित होते हुए परागकणों को पोषण प्रदान करता है, टेपिटम। तो टेपिटम भी इंपॉर्टेंट है। ये टेपिटम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या देता है, पोषण देता है। किनको पोषण देता है, परागकणों को। परागकणों को पोषण क्यों देता है ये,
क्योंकि ये परागकण अगर इसको पोषण नहीं मिलेगा, ऐसा कहते हैं कि क्या हो यदि परिवर्तित होते हुए परागकणों के समय उसका टेपिटम हासित हो जाए, निकाल दिया जाए, तो क्या होगा, परागकण बंदे हो जाएंगे, विकसित नहीं होंगे, फर्टाइल नहीं रहेंगे। तो टेपिटम की बात हो गई यहाँ पर। अब अपने आगे बात, तो बच्चों टेपिटम की बात कर रहा था मैं। टेपिटम जो है दो प्रकार का है। टेपिटम दो प्रकार का होता है। अब कौन कौन से दो प्रकार हैं वो देखते हैं अपन। एक तो होता है अमीबीय, अमीबीय टेपिटम। एक होता है ग्रंथिल या स्रावी, ग्रंथिल या स्रावी। दो तरह का टेपिटम होता है, इसको अमीबॉइड भी बोलते हैं। तो द्विबीजपत्री में प्राय ग्रंथिल या स्रावी टेपिटम पाया जाता है। ये पोषण का काम करता है परागकणों के। एक बात और होती है कि टेपिटम के अंदर एक वशीय प्रकृति की कोशिका पाई जाती है। टेपिटम के अंदर वशीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं होती है, और इन गोलाकार संरचनाओं को प्रोयूबिस्काई बोलते हैं। वापस आते हैं, टेपिटम के अंदर वशीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं होती है, और उन गोलाकार संरचनाएं को क्या बोलते हैं अपन, प्रोयूबिस्काई। अब इस प्रोयूबिस्काई के ऊपर स्पोरोपोलोनिन नामक पदार्थ जम जाता है। प्रोयूबिस्काई जो कि वशीय प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं हैं, उनके ऊपर स्पोरोपोलोनिन नामक पदार्थ जम जाता है, और ये परागकण की बाह्य भित्ति यानी आवरण, परागकण आवरण निर्माण में काम आता है। इसीलिए बताऊं मैं आपको कि परागकणों की प्रकृति जीवाश्म प्रकृति होती है। वो किसी कारण होती है, स्पोरोपोलोनिन के कारण। स्पोरोपोलोनिन के कारण परागकण की प्रकृति जीवाश्म होती है। इट मीन्स इनके ऊपर ताप दाब रासायनिक पदार्थों का आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और लंबे समय तक ये फर्टाइल यानी अंकुरण क्षमता को बनाए रखते हैं। क्वेश्चन आ चुका है इस पर, स्पोरोपोलोनिन क्या है। तो स्पोरोपोलोनिन जो होता है ये कार्बनिक प्रकृति का एक रासायनिक पदार्थ है, जो कि परागकण के आवरण पर यानी परागकण की बाह्य भित्ति पर पाया जाता, आवरण पाया जाता है, और ये उस परागकण को शत विकसित होने से बचाता है, उसको लंबे समय तक जो है फर्टाइल बनाए रखता है। अब आगे बात करें अपन लघु बीजाणुजनन। लघु बीजाणुजनन मतलब परागकणों का निर्माण किसे कहेंगे। तो अब अपना टॉपिक रहेगा यहाँ पर लघु बीजाणुजनन। लघु बीजाणुजनन किसे कहेंगे। देखो लघु बीजाणुधानी कौन थी, लघु बीजाणुधानी कौन थी, अरे परागपुट जो चार थे परागकोश में, उसी परागपुट को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। अब इस लघु बीजाणुधानी में, लघु बीजाणु परागकण को कहते हैं लघु बीजाणु मतलब परागकण। तो याद करें और डेफिनेशन सुने। लघु बीजाणुधानी में यानी परागपुट में लघु बीजाणुओं का यानी परागकणों का निर्माण होने की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणुजनन कहते हैं। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुजनन कहते हैं। अब क्या होता है, कैसे प्रक्रिया संपन्न होती है, तो बताऊं मैं। लघु बीजाणुधानी में क्या होता है कि एक जो कोशिका होती है जो डेवलप होकर के बड़ी हो जाती है, कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, जिनको बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु धानी की कौन सी कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इस लघु बीजाणुधानी की लघु बीजाणु मात्र कोशिका कौन सी कोशिका होगी, वह लघु बीजाणुधानी में जो आकार में बड़ी हो जाएगी उस कोशिका हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहेंगे। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होने से चार लघु बीजाणु यानी कि चार परागकण बनते हैं। वापस सुने, लघु बीजाणुधानी की
लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 लघु बीजाणुओं का यानी 4 परागकणों का निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए कि ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। ये कैसी होती है? 2n होती है, द्विगुणित होती है। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लघु बीजाणु किस कंडीशन में आ जाएंगे? परागकण अगुणित अवस्था में, n गुणित अगुणित हो जाते हैं। तो यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है और लघु बीजाणु यानी परागकण अगुणित है। अब मैं बात करूं कि ये जो लघु बीजाणु होते हैं, ये जो परागकण होते हैं, ये इस लघु बीजाणु धानी में स्वतंत्र नहीं रहते हैं। जब बनते हैं तब ये चतुष्ट के रूप में रहते हैं, परागकण चतुष्ट, यानी कि लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन द्वारा बनने वाले लघु बीजाणु यानी कि परागकण स्वतंत्र नहीं होते। प्रारंभ में ये क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े होते हैं और 4 परागकण, कितने? 4 परागकण मिलकर के क्या बना लेते हैं? पराग चतुष्ट या चतुष्क। 4 जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? केलोज से। किससे जुड़े होते हैं? इनकी भित्तियां परागकणों की केलोज से जुड़ी होती है। और जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो केलेज एंजाइम के कारण इस केलोज का विघटन हो जाता है और परागकण गोलाकार रूप में आ जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये पराग चतुष्ट कितने प्रकार का हो सकता है। तो लघु बीजाणु धानी में बनने वाला जो पराग चतुष्ट है, चतुष्क के को, ये 5 प्रकार का हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है उसके मैं नाम बताऊं आपको। सबसे पहले चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय पराग कण चतुष्क। कैसा है? चतुष्फलकीय यानी 4 फलकीय। हम जानते हैं चतुष्फलकीय की स्थिति कैसी रहेगी? इस प्रकार से, ये यानी कि 3 परागकण आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। चौथा जो है इसके पीछे होगा। तो 3 परागकण चतुष्फलकीय परागकण चतुष्ट में आपको 3 परागकण दिखाई देंगे, चौथा इसके पीछे रहेगा। और इस प्रकार का जो चतुष्ट है वो द्विबीजपत्रीय पादपों में देखने को मिलता है। यानी द्विबीजपत्रीय पादपों की लघु बीजाणु धानी के अंदर इस प्रकार का चतुष्फलकीय परागकण चतुष्ट देखने को मिलता है। दूसरा हो जाता है यहाँ पर समद्विपार्श्विक, समद्विपार्श्विक चतुष्ट। इसमें भी 4 ही हैं, लेकिन किस रूप में जमे हुए? समद्विपार्श्विक रूप में। इसमें आपको चारों ही दिखाई देंगे, ये चारों ही दिखाई देंगे। अब ये चारों क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि ये एक ही तल में रहते हैं, इसलिए समद्विपार्श्विक परागकण चतुष्ट में आपको चारों परागकण दिखाई देते हैं, क्योंकि ये एक ही तल में होते हैं। उदाहरण हो जाएगा इसका एक बीजपत्री। ये तो किसमें रहता है? द्विबीजपत्री में। ये किसमें आ जाएगा? एक बीजपत्री के अंदर। समद्विपार्श्विक चतुष्ट किसमें मिलेगा आपको? एक बीजपत्री में। तीसरा जो आता है हमारा वो है क्रोशित, क्रोशित चतुष्ट। क्रोशित चतुष्ट, अरे चतुष्ट का मतलब 4 परागकण आपस में जुड़े हुए हैं, वो इस प्रकार से जुड़े हो सकते हैं। तो क्रोशित चतुष्ट में क्या होता है कि डायग्राम देखिए इसका, इस प्रकार से आप देखो, दो परागकण एक दूसरे के समकोण पर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये एक दूसरे के समकोण पर देखो, इस प्रकार से माने अपन, एक तो ये लेवल और एक इसका समकोण पर। ये तो हमें 3 दिखेंगे, एक के 2 दिख रहे हैं, ऊपर वाले के तो ऊपर वाले भाग में तो 2 परागकण दिख रहे हैं, लेकिन नीचे वाला हमें एक ही दिखा है। टोटल हमें 3 दिखेंगे। क्रोशित में 2 परागकण एक दूसरे के ऊपर समकोण रूप में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए अपन को 3 दिखाई देते हैं। और उदाहरण क्या होगा इसका? मैग्नोलिया। कौन उदाहरण होगा इसका? मैग्नोलिया। मैग्नोलिया के अंदर क्रोशित परागकण चतुष्ट देखने को मिलता है। चौथे की बात करें अपन, चौथा परागकण चतुष्ट कैसा हो सकता है? तीसरा हो गया चौथा टी आकार का। चौथा कैसा रहेगा? टी आकार पराग कण चतुष्ट। टी आकार का कैसे रहेगा? तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक टी टाइप संरचना बन जाती है। कैसे?
हो गए 2, और ये 3 और ये 4, इस प्रकार से। यहां पर 2 तो क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं, और 2 लंबवत हैं। 2 तो अनुप्रस्थ, वो 2 लंबवत। इस प्रकार से कितने, 4 परागकण यहाँ पर जमे होते हैं। ये उदाहरण हो जाएगा एरिस्टोलोकिया। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया में आपको टी आकार का परागकण चतुष्ट देखने को मिलता है। और लास्ट रेखिक प्रकार का परागकण कैसा होगा, ये सबसे सिंपल परागकण है, चतुष्ट है, रेखिक आकार चतुष्ट। इसमें क्या होता है, ये डायग्राम बनाता हूं इसका आपको। चारों ही परागकण रेखिक क्रम में एक के ऊपर एक जमे होते हैं, इस प्रकार से 1 2 3 4, ये रेखिक क्रम हो गया। रेखिक क्रम किसको देखेंगे, हेलोफिला के अंदर। रेखिक क्रम में क्या उदाहरण आएगा, हेलोफिला, ये रेखिक क्रम हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि लघु बीजाणुधन क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन देखी कि लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही लघु बीजाणुजनन कहते हैं। इसके बाद बात हुई हमारी कि लघु बीजाणुधानी में एक जो सेल्स होती है, कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है, और उन कोशिकाओं को हम लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं, जो कि द्विगुणित होती है। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, यानी 4 परागकण बनते हैं, और यह समस्त प्रक्रिया लघु बीजाणुजनन कहलाती है। अब ये जो परागकण है 4, ये लघु बीजाणुधानी में 4 परागकण आपस में जुड़े होते हैं, 4 के समूह में, जिसे बोलेंगे लघु बीजाणु चतुष्ट। और ये 5 प्रकार का हो सकता है। पहला हो सकता है चतुष्फलकीय, जिसमें आपको 3 दिखाई देंगे, एक बैक साइड पर रहेगा, द्विबीजपत्र इसका उदाहरण होगा। दूसरा होगा समद्विपार्श्विक, इसमें भी आपको 4 दिखाई देंगे, क्योंकि एक ही तल में होते हैं, चारों ही दिखाई देंगे। जबकि चतुष्फलकीय में आपको 3 दिख रहे थे, और समद्विपार्श्विक में 4 ही परागकण आपको एक साथ जुड़े हुए दिखाई देंगे, और इसका उदाहरण हो जाएगा एक बीजपत्री पात्र में। तीसरा होता है क्रोशित चतुष्ट। इस क्रोशित में क्या होता है कि 2 जो परागकण है वो एक दूसरे के समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। तो हमें कितने दिखाई देते हैं, 3 दिखाई देते हैं। ये यहाँ पर देखो आप 3 का दिखाई देते हैं, देखो ये 3 दिखाई देते हैं, और उदाहरण हो गया इसका मैग्नोलिया। इसके बाद जो आपका चौथा आता है टी आकार। टी आकार में 2 तो अनुप्रस्थ होते हैं, और 2 ये टी आकार रहा अपना, 2 तो कैसे रहेंगे, अनुप्रस्थ, और 2 उसके ऊपर लंबवत रहेंगे। ये 2 अनुप्रस्थ हैं और 2 उसके ऊपर लंबवत हैं। और एरिस्टोलोकिया इसका उदाहरण हो गया। और लास्ट है रेखिक चतुष्ट। रेखिक चतुष्ट में क्या होते हैं कि परागकण एक के ऊपर एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और हेलोफिला इसका उदाहरण हुआ। अब थोड़ी सी बात करते हैं अपन आगे की, इसी के अंतर्गत कि ये परागकण किससे जुड़े होते हैं, केलोज से। केलोज से परागकण आपस में जुड़े होते हैं, और जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो केलेज नामक एंजाइम के कारण ये केलोज जो होता है विघटित हो जाता है, और परागकण मुक्त हो जाते हैं, गोलाकार संरचना प्राप्त कर लेते हैं, जिनको अपन परागकण के रूप में कह देते हैं। अब मैं बात करूं कि कुछ पादपों में क्या होता है, एक स्थिति बन जाती है कि परागकण परस्पर मिलकर के विशिष्ट संरचना बनाते हैं, जिसको बोलते हैं परागपिंड या पोलोनियम। परागपिंड या पोलोनियम आया हुआ क्वेश्चन है, पोलोनियम या फिर परागपिंड किसे कहते हैं। तो देखो कुछ पादपों के जो परागकण होते हैं वो आपस में जुड़ करके एक विशिष्ट प्रकार की संरचना बना लेते हैं, जैसे आंख में देखो, आर्किड में देखो, इस प्रकार से। आंख का बता रहा हूं मैं आपको, इस प्रकार से। अब इसके अंदर बहुत सारे परागकण इस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो इस संरचना को बोलते हैं अपन पोलोनियम या परागपिंड की। जब परागकण आपस में जुड़ करके विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं बना लेते हैं तो उसको हम पोलोनियम या परागपिंड कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा इसका, एक तो आंकड़ा है केलोट्रोपिस, और एक आर्किड भी हो सकता है। इसके अलावा एक संरचना होती है बहुभुजाओं किसे कहेंगे, यदि एक चतुष्क में कितने बता रहे अपन, 4 परागकण, 4 न होकर के 4 से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, बहुबीजाणुता। बहुबीजाणुता यानी कि परागकण चतुष्क में जो 4 परागकण होते हैं, 4 के स्थान पर ज्यादा परागकण मिलकर बने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे बहुबीजाणुता। तो बच्चों आज के लेसन्स में हमने
जो चर्चा की, नर युग्मकोद्भिद की बात करी। नर युग्मकोद्भिद में किस प्रकार से परागकोश की ऊपर जो 4 लेयर्स होती है उन 4 लेयर्स के बारे में चर्चा की। उसके बाद में प्राथमिक बीजाणु कोशिका जो दूसरी होती है उसकी बात करी अपन ने। उसमें विभाजन होने से किस प्रकार से लघु बीजाणु का निर्माण हुआ और लघु बीजाणु चतुष्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट क्लास में अपन इसको आगे बढ़ा करके मादा युग्मकोद्भिद की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।